Good afternoon, all. We are here for the second session of our class, and this is our first class about the Indian Constitution. तो आप सबको ये बात पता ही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस ऑफ द हार्ट ऑफ द इंडिया, राइट? अगर हमने हमारे हिस्ट्री के बारे में बात करें, राइट, जब हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था तब से अब तक अगर कोई चीज हमारा बेसिक है, हमारा मूल धारा है, जो हमको तब से आज तक गवर्न करती आ रही है, जिसके बल से हम आज तक यहाँ तक है, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, राइट? सो टॉकिंग अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पे ये पहले अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 से. व्हाट्स द डेट? Note the date, that is 26 November 1949. The constitution has been adopted by the Constituent Assembly. Okay. And the constituent has been implemented from 1950 26th of January onwards. January 26 को आज भी हम रिपब्लिक डे के हिसाब से we do celebrate that, because this is the date from which the Indian Constitution came to the public, right? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, राइट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कितना आर्टिकल है? देयर आर अराउंड 395 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयर आर अराउंड 18 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. तो ये जो 395 आर्टिकल है आपका, दैट हैज बीन डिवाइडेड इन वेरियस पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. वो सारे पार्ट ना डिफरेंट चीजों के बारे में बात करता है. जैसे कि माना जाए तो आपका अभी तक तब से आज तक जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तैयारी हुआ था, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्म, दैट टाइम वी हैड 395 आर्टिकल. बट तब से अब तक इट हैज बीन गॉन थ्रू ए लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, राइट? A lot of new provisions has been entered, a lot of new articles has been entered, and some of the old articles has also been repealed from the Indian Constitution. So what is the number of the article in the Constitution right now? And the number is 448. आज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल कैरी करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the answer is that is 448 article has been inserted, and the new number of article in the Indian Constitution is 448, right? And अगर हम amendment की बात करें तो till September 2023 we have been gone through around 106 amendments. कितना? 106 से ज्यादा amendment हमारा हो चुका है from the making of the Indian Constitution till the continuancy and till date. Okay? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं. दिस इज द वेरी इंट्रोडक्टरी क्लास. यहाँ पे हम आज थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे और आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक सैलिएंट फीचर्स क्या है, बेसिक नेचर क्या है, उसी के बारे में बात करेंगे. तो आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दैट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट द डीपीएसपी. DPSP full form is Directive Principles of the State Policy, and that has been defined from Article 36 to Article 51 of the Indian Constitution. Okay? So अगर हम आपको कोई पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. फंडामेंटल राइट हम किसको बोलते हैं? जैसे कि हम इंडिया का सिटीजन है, तो हमारा पूरा हक है इंडिया में रहने का, इंडिया में हर तरह का एक्टिविटी कैरी आउट करने का, एंड हमारा पूरा हक है टू बी द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एक्टिविटी इन इंडिया, राइट? तो वो जो हमारा बेसिक राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक सिटीजन के लिए जो सारी चीजें का राइट अवेलेबल किया गया है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
which is available to the citizens of India. Okay? तो अगर आप डीपीएसपी की बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आप पूछेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट पे सिटीजन को अपना हक के बारे में, अपना राइट के बारे में अंदाजा दिया गया है, तो डीपीएसपी फिर किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी, तो दैट मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्यों बनाया गया था? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब आपको पता होता है कि तभी कॉन्स्टिट्यूशन इतना प्रोग्रेसिव नहीं थी, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतना भी ताकत नहीं था कि वो सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को अपने अंदर समा पाए, या फिर वो सारे रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर पाए, या फिर तभी हमारे सोसाइटी में उतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था। इसीलिए तभी जिन लोगों ने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलिए अभी के लिए हमारे पास जितना चीज है, जो कुछ भी है, हमने वो सारी चीज को लेके कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आगे जाके जरूरत पड़ सकता है, उसी को हम डाल देते हैं डीपीएसपी के अंदर, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक छोटा सा एग्जांपल देते हूँ, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, जैसे कि मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आप अगर कहाँ पे भी काम करते हो, यू गेट द इक्वल पेमेंट फॉर योर वर्क। आपको उतना ही पैसा मिलता है जितना एक मेल वर्कर को मिलता है। बट तभी हमारे इंडिया में इतना प्रोग्रेस हुआ नहीं था, तभी फीमेल वर्कर तो काम करते ही नहीं थे, बिकॉज फीमेल लोगों को तभी उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा था कि दे शुड वर्क एज अ डेली वेज वर्कर, दे आर नॉट वर्किंग एट दैट टाइम। दैट इज व्हाई तभी हमारे लिए ये प्रोविजन लाना हमारा गवर्नमेंट के लिए कोई जरूरत नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, इस प्रोविजन को उन लोगों ने डाल दिया डीपीएसपी के अंदर, जो कि आगे जाके इन दिस 21st सेंचुरी हम लोगों को उस चीज को लेके एक लॉ लाना पड़ा, एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड द इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, व्हिच द कंसेप्ट ऑफ दिस इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क हैज बीन कैरिड फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्लियर? तो अगर हम अभी फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, तो आपका बेसिकली 6 तरह का फंडामेंटल राइट रहता है। आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड फिफ्थ आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड सिक्स्थ आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? तो चलिए इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इसके बारे में कि राइट क्या बोलता है, उसी के बाद हम एक एक सेक्शन आर्टिकल वाइज करके उसी को क्लियरली डिफाइन करेंगे। चलिए, तो पहला आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब आप क्या समझते हैं? आप में हर इंसान, एवरीवन इन इंडिया हु इज बीइंग ए इंडियन सिटीजन और हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया have the right to equality। इक्वालिटी मतलब समानता, जिसको हम बोलते हैं कि आप में वो हर कोई इक्वल है, हर किसी को हम इक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम राइट टू इक्वालिटी। एंड दूसरा चीज है कि जब हम इक्वालिटी का बात करते हैं, तभी हम ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे इक्वालिटी होता है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। दैट मीन्स there where is the availability of the equality, there is also there is not availability of any kind of discrimination। आप किसी भी इंसान को अपने कास्ट हो गया, अपने कलर हो गया, अपने रिलीजन हो गया, किसी के तरह से आप किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट राइट टू इक्वालिटी। क्लियर? अभी अगर आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरा आता है आपका राइट टू फ्रीडम। ओके, तो जब हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, तो आप फ्रीडम को क्या समझते हैं? जैसे कि हम हर जगह पे घूमते हैं, हर जगह पे जाते हैं, जो मन चाहे करते हैं, जो खाना चाहे खाते हैं, तो वो होता है आपका राइट टू फ्रीडम। आपको जिंदगी अपने तरीके से जीने का,
अपने हिसाब से काम करने का, अपने फ्रीडम से रहने का, उसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। तीसरा होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब अगर आपको कोई गलत तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है, अगर कोई गलत तरीके से आपका गलत फायदा उठा रहा है, तो उसी के अगेंस्ट आवाज उठाने का पूरा हक आपका है, एंड उसको हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एंड द नेक्स्ट राइट कम्स दैट टू राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। वो क्या होता है? आप कोई भी धर्म का, कोई भी जात का हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वहां से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया का प्रियम्बुल में क्या बोला गया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड इट इज सेक्युलर इन नेचर, राइट? तो सेकुलरिज्म होता क्या है? सेकुलरिज्म के अंदर अगर हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सेकुलर मतलब हर कोई रिलीजन को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू है और आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, आप मुस्लिम है आपको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हर कोई रिलीजन को हम इज्जत करते हैं, हर कोई रिलीजियस बिलीफ को हम इज्जत करते हैं, और हर कोई रिलीजन का जो कल्चर होता है, जो ट्रेडिशन होता है, जो बिलीफ होता है, उसी को हम बहुत इज्जत करते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अबाउट द कल्चरल फ्रीडम, the freedom of the religion, right? And the next right that talks about the cultural and educational rights, right? And the cultural and educational rights क्या बोलता है? ये आपका ये बोलता है कि आपका जो भी कल्चर हो, जो भी ट्रेडिशन हो, वही कल्चर को, वही ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने का आपका पूरा हक है। एंड टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल राइट्स, वी टॉक दैट कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, आपको आपके कास्ट, कलर, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़की हो, तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बोलेगा कि आप एक लड़की हो और हम आपको स्कूल पे एडमिशन नहीं दिलवाएंगे, अनलेस दैट इज ए बॉय स्कूल, दैट इज द वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि वो तो स्पेशली अलाउड होती है कि हम सिर्फ बॉयज को पढ़ाएंगे, या फिर गर्ल्स स्कूल होता है वो बोलते हैं कि हम सिर्फ गर्ल्स ही यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, वो बात अलग है। बट अगर कोई नॉर्मल स्कूल है, और फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए स्कूल इन आंध्र प्रदेश, राइट? एंड यू आर ए सिटीजन फ्रॉम तमिलनाडु, आप जाते हो आंध्र, सॉरी, यू आर ए सिटीजन फ्रॉम उड़ीसा एंड द स्कूल इज इन आंध्र प्रदेश। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं उड़ीसा से जाती हूँ आंध्रा का एक स्कूल पे एडमिशन लेने के लिए। अगर वो स्कूल मुझे बोलता है कि आप एक लड़की हो, आप उड़ीसा से हो, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो मैं जाके मेरा फंडामेंटल राइट वायोलेशन करने के तहत उन लोगों को कोर्ट तक ले जा सकती हूँ, बिकॉज दैट इज द वायोलेशन ऑफ माई फंडामेंटल राइट। मेरे को अपने स्कूल में पढ़ने का पूरा हक है। ऑल इंडिया लेवल पे मेरे को ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कहां पर भी मेरे को एजुकेशनल राइट पे कोई रोक टोक नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज टॉक अबाउट द एजुकेशनल राइट, क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट कम्स अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायोलेट कर रहा है, या फिर कोई लॉ, या फिर कोई रूल, या फिर कोई रेगुलेशन जो कि इम्प्लीमेंट होता है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर रहा हो, या फिर आपका कोई रूल्स, आपका कोई रेगुलेशन का वायोलेशन कर रहा हो, जो कि आपको हानि पहुंचा रहा हो, आप उसी के अगेंस्ट रिमेडी के लिए, रिमेडी मतलब आपका बेनिफिट के लिए कोर्ट तक उस चीज को लेके जा सकते हैं। एंड दैट इज वी टॉक अबाउट राइट टू constitutional remedies, clear? Coming to the next part, अब हम बात करेंगे the salient features of the fundamental rights। तो अगर आप ये बात पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या सब लोगों को सब तरह का फंडामेंटल राइट अवेलेबल है? नहीं। अगर कोई
फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, हम लोगों ने वी आर बर्न इन इंडिया, वी आर ब्रॉट अप इन इंडिया, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत मानते हैं एंड वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? तो अगर हम जो जो फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहे हैं, कोई फॉरेनर बाहर कंट्री से आता है और इंडिया पे बस जाता है, या फिर कोई फॉरेनर कुछ साल के लिए, कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअली इंडिया पे आया हुआ है, तो उसको क्या उतना ही फंडामेंटल राइट एंजॉय करने का हक है जितना हमको है? बिल्कुल नहीं। हमारा सिटीजन के लिए कुछ फंडामेंटल राइट स्पेसिफिक होता है कि हाँ, ये फंडामेंटल राइट सिर्फ एंड सिर्फ द डोमिसाइल ऑफ द इंडिया, द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया कैन एंजॉय। हर कोई वो फंडामेंटल राइट को एंजॉय नहीं कर सकता। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो अभी अगर हम बात करते हैं द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो पहला बात ये है कि some of the fundamental right is only available to the citizens, while others are available to the foreigners also, to the all persons who are the citizens, who are the NRIs, who are the even the non-citizens of the India. ये हुआ पहला साइलेंट फीचर्स। दूसरा फीचर के बारे में बात करें तो ये होता है कि द राइट्स आर एब्सोल्यूट, नॉट क्वालिफाइड। मतलब आपका जो फंडामेंटल राइट होता है ना, वो आपका ही होता है, एब्सोल्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ये क्वालिटी या फिर ये चीज देखकर हम आपको फंडामेंटल राइट देंगे या नहीं देंगे ये डिसाइड करेंगे, ये बात नहीं होता है। फंडामेंटल राइट सबका हक है और वो हक आपको जरूर मिलता है। क्लियर? तीसरा सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि स्टेट का जो आर्बिट्ररी एक्शन होता है उसी के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट एक बड़ा ही बैकबोन बन के खड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए हमारा जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, राइट? तभी क्या हुआ था ना, आपका सारे फंडामेंटल राइट छीन लिया गया था। इवन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारे फंडामेंटल राइट तब चला गया था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करके ये बोला था कि इवन इफ देयर इज द इमरजेंसी सिचुएशन, आप फंडामेंटल राइट को डिसमिस नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स इज द बेसिक राइट एंड दैट कैन नॉट बी डिसमिस्ड एट एनी कंडीशन इवन इफ देयर इज द इमरजेंसी सिचुएशन इनसाइड द कंट्री, राइट? तो अगर हम स्टेट का आर्बिट्ररी एक्शन का बात करते हैं, मतलब आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट का, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, नो ऑफेंस। फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट लीजिए, बिहार का ही बात ले लीजिए, राइट? बिहार में फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोविजन लाता है, ऐसा कोई रूल लाता है जो कि बोलता है कि आप हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी आवाज नहीं उठा सकते, या फिर आप हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी इधर उधर का बात नहीं बोल सकते, राइट? तो वहां पे क्या होता है, वहां का जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो सिटीजन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है अपना व्यू देने के लिए, अपना स्पीच देने के लिए, अपना बात रखने के लिए। वो बोल रहा है कि नहीं, आप हमारे अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। बट सिटीजन से आप क्या बोलेंगे? हाँ, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमको हमारा संविधान ने ये हक दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप कौन होते हो हमको बोलने वाला कि हम बात नहीं कर पाएंगे करके? हम बिल्कुल करेंगे और जरूर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इवन स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई काम के लिए टोक रहा है, कोई काम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बट वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको राइट देता है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट आपको राइट देता है, हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा संविधान वो राइट देता है कि आपको जो चाहे वो मन आप कर सकते हैं, इसीलिए आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, सिटीजन के लिए एक इम्यूनिटी है कि खड़ा होता है, जहां पे वो बोलते हैं कि चलिए स्टेट कुछ भी करे बट हम अपना राइट लेकर ही रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि ये जो फंडामेंटल राइट होता है ना, these are enforceable by the court and that can ensure the legal remedies. For example, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, राइट? आप यू नो दैट द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हम बात ही कर रहे थे।
तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आपको आता है वोट वोट देना। अभी तो हमारा इलेक्शन का टाइम आ ही रहा है, तो एवरीबॉडी हैज ए राइट टू वोट। ओके, तो जब आप वोटिंग करते हो तब वो भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। आपको अपना मतदान करने का पूरा हक है। आप किस कैंडिडेट को वोट करना चाहते हो वो भी आपका पूरा हक है। ओके, तो अगर कोई भी पोलिंग ऑफिसर आपको इलीगली वोट देने से रोकता है, बोलता है कि नहीं आप अपना वोट नहीं दे पाएंगे भाई, तो वहां पे क्या होता है? आपका फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। एंड आप उसी के अगेंस्ट स्यू भी कर सकते हो कि दिस इज द वायोलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट एंड आई हैव बीन प्रोहिबिटेड टू गिव वोट फॉर माय फेवरेट कैंडिडेट, राइट? आप कंसिडर मान लीजिए कि आपने जो कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे वो कैंडिडेट जीत गया, आपने वोट नहीं दिया बट उसने जीत गया, तो फिर भी जिस पोलिंग ऑफिसर ने आपको रोका वोट देने के लिए, वो तो आपका राइट ब्रीच हुआ ना। आप अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना। तो उसी केस पे आपका जब फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तभी आप कोर्ट में इस मामले को लेके जा सकते हैं। एंड वहां पे गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आपको कंपेंसेट करे। क्यों कंपेंसेट करे? क्योंकि उसी ने आपका फंडामेंटल राइट का वायोलेशन किया है। तो ये हो गया आपका ये बात कि आपका फंडामेंटल राइट इज एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। आप अपना कोई भी राइट का वायोलेशन के लिए कोर्ट में जाके अपना स्टैंड ले सकते हैं। क्लियर? अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। वहां पे ये बोलता है कि इन द स्टेट और नेशनल इमरजेंसी आपका सारा राइट कैंसल हो जाएगा, बट आपका आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 के अंडर जो राइट होता है वो आपका कैंसल नहीं होगा। एंड आर्टिकल 21 के अंडर क्या आता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आता है राइट टू फ्रीडम के अंडर। ओके, तो आपका ये माना जाता है कि आपका लाइफ का, जिंदगी जीने का जो हक है, आपका पर्सनल लिबर्टी का जो हक है, उसी हक को कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट होता है ना, वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी के थ्रू उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, नहीं, वो आपका ऑटोमेटिकली ही एनफोर्सेबल होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम सिक्स आर्टिकल वाइज एक एक करके उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका जो फंडामेंटल राइट है वो कहां से कहां तक डील करता है, कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक इट डील्स अबाउट द फंडामेंटल राइट। If we are talking about this, Article 12 to Article 35 of the Indian Constitution that speaks about the fundamental right under the Indian Constitution. आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक ये आपका फंडामेंटल का राइट के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है, पहले इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 आपको स्टेट का डेफिनेशन देता है। इट डिफाइंस व्हाट इज ए स्टेट। चलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। पहला हो गया कि द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को तो हम स्टेट मानते ही हैं, क्योंकि अगर हमारा, और हाँ, और एक चीज आप लोगों को ये बात पता होगा कि हमारा इंडियन जो सिस्टम है वो सेंटर को ज्यादा फोकस रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब इट इज कंसिडर्ड एज द वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कन्वीनियंट सिस्टम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे आपको सेंटर के द्वारा हर चीज रूल तो होता है, लेकिन हर कोई स्टेट का भी अपना फीचर, अपना कंफर्ट जोन रहता है। वो भी अपने हिसाब से लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें तो पहला, अगर हम स्टेट के डेफिनेशन पे लाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो आपका पार्लियामेंट डील करता है, तो उसी को हम
स्टेट के अंदर लाते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट, राइट। एंड द सेकेंड आता है द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जैसे कि हमारा इंडिया पे अभी 29 स्टेट है, राइट। तो यहाँ पे जो हर कोई स्टेट गवर्नमेंट को भी हम अपना स्टेट मानते हैं। स्टेट मीन्स द यूनियन, मतलब जिसी को हम मानते हैं कि ये एक स्टेट माना जाता है आर्टिकल 12 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट को मानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को मानते हैं, क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट is the organizations that has been built by the government, the local authorities, जैसे कि आपका म्यूनिसिपैलिटी हो गया, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, आपका कोई पंचायत हो गया, ये जो छोटा मोटा होता है, मतलब देखिए आपका अगर गवर्नेंस का सिस्टम आप समझेंगे तो आप हम देखते हैं पहला आता है ऊपर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के बाद आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आपका छोटा मोटा आता है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आते हैं, आपका पंचायत आता है, आपका म्यूनिसिपैलिटी आता है। वो सब भी तो गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल होता है ना। कुछ चीजें होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है और कुछ चीजें होते हैं जो कि आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल करता है। तो वो सब भी आपका गवर्नमेंट के अंदर ही आता है एंड दैट हैज बीन आल्सो कंसिडर्ड एज ए स्टेट, क्लियर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स अबाउट द अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज का हमको क्या मानते हैं, द नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी ट्रस्ट हो गया, कोई भी प्रॉफिटेबल हुआ, नॉन प्रॉफिटेबल हुआ, कुछ भी हो गया जो कि गवर्नमेंट एडेड है, जहां पे आपने गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया है, जहां पे आपको गवर्नमेंट के थ्रू लीगल आइडेंटिटी, लीगल अथॉरिटी मिला है, उसको हम स्टेट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो क्लियर, आर्टिकल 12 पे हम किस किस चीज को स्टेट बोलते हैं। पहला हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा हो गया आपका जो भी म्यूनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ये सबको भी हम स्टेट में कंसिडर करते हैं। और चौथा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशंस हु हैज बीन funded by the government or who has been registered under the central government or the state government, that is also comes under the definition of the state. Okay, so coming to the article 13, it talks about the laws that inconsistent with in derogation of the fundamental right. तो ये बोलता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है तो वो लॉ को इनकंसिस्टेंट माना जाता है एंड दैट लॉ, if it is harmful to public, if it is violating the fundamental right of the public, that is also considered as illegal in nature and that can be abolished as well. जैसे कि हम एक एग्जांपल दे कि हम अगर IT एक्ट की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आर्टिकल 66A जो कि आपके इंटरनेट के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता था, that was somehow violating the right to speech and expression under the Indian Constitution. That is why the section 66A of the IT Act that has been repealed by the court. So this is the rule जहां पे कोर्ट को ये लगता है कि ये चीज आपका फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, फंडामेंटल आपको जो भी बेसिक नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, वहां पे उस चीज को रिपील किया जाता है। तो अभी हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी के ऊपर, जो कि आपका आता है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के अंदर। तो इक्वालिटी के बीच में ना काफी सारा छोटे छोटे चीज आते हैं, जैसे कि आपका आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, डिस्क्रिमिनेशन फॉर द लॉ, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप ऑन दिस। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस वन बाय वन। पहला चीज बात करते हैं आर्टिकल 14, वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। चलिए बात करते हैं व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट डू वी टॉक अबाउट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हम किसको बोलते हैं, लॉ के सामने सब समान है। आप
भले ही एक आईएएस ऑफिसर हो सकते हो, आप राष्ट्रपति हो सकते हो, आप एक पॉलिटिशियन हो सकते हो, या फिर आप हमारे जैसे एक आम आदमी भी हो सकते हो। लॉ के सामने सब समान है। लॉ किसी को भी नहीं छोड़ता। लॉ सबको इक्वली ही ट्रीट करता है। उसको हम बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। And the coming to the part of the equal protection of the law, that means आपके पास भले ही ज्यादा पावर हो और मेरे पास भले ही कम पावर हो, बट लॉ आपको जितना प्रोटेक्ट करती है मुझे भी उतना प्रोटेक्ट करती है। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आपको ये चीज का समझ क्लियरली आ जाएगा। अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ का बात करें, जब हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा बड़ा नेता होते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन होते हैं, कोई भी बड़े बड़े आदमी होते हैं, इवन कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई बड़ा मिनिस्टर हो गया, अगर उन लोगों ने कुछ भी करप्शन करते हैं, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं, राइट, तो उनको पनिश किया जाता है कि नहीं? वो लोगों ने बाय द कोर्ट दे आर आंसरेबल और नॉट? यस, दे आर आंसरेबल, राइट। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि अगर कोर्ट किसी को नहीं छोड़ती, आपके पास भले ही कितना पावर हो, कितना पैसा हो, कुछ भी हो, अगर आप गलती किए हो तो आप हमारे सामने, कोर्ट के सामने आंसरेबल होते हो। तो उसी को हम बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब समान है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है? अगर आप एक विडो लेडी है, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, आपको आके कोई मार के चला गया, आपको कोई पीट के चला गया, तो आप अगर कोर्ट में केस करते हो तो आपको, आपका प्रोसीडिंग होता है, जो कोई इंसान आपके साथ गलत किया है उसी को पनिशमेंट मिलता है, राइट। बट मैं एक बहुत अमीर इंसान हूँ, मेरे साथ किसी ने कुछ गलत करके चला गया, तो मैं भी कोर्ट पे जाऊंगी, तो मेरे 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 साथ जिसने गलत किया हो उसी को भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे लॉ एक गरीब इंसान को जितना प्रोटेक्ट करता है, एक अमीर इंसान को भी उतना प्रोटेक्ट करता है। तो उसी को हम बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्लियर? तो आपने जब ये दोनों के बारे में बात करते हैं, हम और एक चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि देखिए, जरूरी नहीं है कि लॉ सबको इक्वालिटी ही देता है। मतलब इक्वालिटी भी अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो कि इंडिया पे कुछ लोग होते हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी होते हैं, जिन लोगों ने अंडर डेवलप्ड है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा बहुत अमीर है, आपको अपने स्कूल फीस एंड अदर खर्चा के लिए आपका महीने का 20,000 पे काम हो जाता है, 20-25,000 पे आपका काम हो जाता है, राइट। तो आपके पास उतना पैसा है, आप अपना अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपना एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बट गांव का एक बच्चे को देख लीजिए, मतलब जो कि अंडर डेवलप्ड है, जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, और उसी को आई एम सॉरी बाय द वे, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग ए नॉर्मल ओपिनियन। आप एक एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आपके पास उतना पैसा नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है? अगर मैं एक अमीर घर का लड़का या लड़की हूँ और मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, और मैं जितना फाइनेंशियली स्टेबल हुई कि वहां पे मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ या फिर मैं अपना प्रोग्रेस खुद कर सकती हूँ, एक गांव का बच्चा जिसके के पास कुछ भी स्कोप नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, उसी का माँ बाप गरीब है, उसी के पास डेवलपमेंट का कुछ भी स्कोप नहीं है, अगर उसी को भी हम वही हालत पे छोड़ देंगे, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है ना, स्पेसिफिक स्कीम्स लाता है, स्पेसिफिक प्रोविजन लाता है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपुल होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, ईडब्ल्यूसी होते हैं, उन लोगों को स्पेसिफिक राइट्स दिया जाता है। किसके अंडर? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंडर। अगर हम यहाँ पे इक्वालिटी की बात करें कि आप तो बोलते हो कि हर सिटीजन इक्वल है, तो अगर मेरे को महीने का 10,000 मिल रहा है, तो उस बच्चे को भी 10,000 क्यों मिल रहा है? उस बच्चे को 20-25-20-20,000 क्यों मिल रहा है?
क्योंकि उसको अपना डेवलपमेंट करने के लिए उसके पास कोई अदर सोर्सेस नहीं है जो कि आपके पास है, एंड उसी को अपना डेवलपमेंट करने के लिए और 10,000 एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। तो अगर उसी को एक्स्ट्रा पैसा का जरूरत है तो गवर्नमेंट उसको उतना एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड करता है फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट, एंड दैट कम्स अंडर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. I hope you are clear about this. And the next point comes about the prohibition of discrimination on certain grounds. तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किस किस ग्राउंड पे आ सकते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं. पहला आपका आता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ बर्थ. एक एक करके बात करते हैं. आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कुछ भी हो. आपका कास्ट क्या है, आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब आप एबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूसी हो, या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो. आपका कास्ट क्या है, आपका सेक्स क्या है, आप फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर हो, क्या हो. आपका ओरिजिन, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ से है. फॉर एग्जाम्पल आप उड़ीसा, आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो या फिर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो और आप दिल्ली जाते हो. वहां पे आपको बोलेंगे कि अरे यार इसका घर तो तमिलनाडु है, इसको हम उतना ये कॉलेज पे एडमिशन नहीं देंगे. तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा. तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन किस किस के बेसिस पे आ सकता है. आपका रिलीजन के बेसिस पे आ सकता है, रेस के बेसिस पे आ सकता है, कास्ट, सेक्स, ओरिजिन, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब के बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है. तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमको प्रोटेक्ट करता है. क्या बोलता है कि ये सब के बेसिस में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप जाके जो कोई भी आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आप उसी के अगेंस्ट जाके एक्शन ले सकते हो. क्योंकि आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आपको अपना रेस, कास्ट, बर्थ, कलर, प्लेस ऑफ ओरिजिन किसी के बेसिस पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, एंड इसके बेसिस पे आपसे कोई भी हक छीना नहीं जा सकता है. क्लियर. एंड द नेक्स्ट पॉइंट कम्स अबाउट आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे बात करें तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का हम क्या ही बोलते हैं, जहाँ पे हम कोई एम्प्लॉयमेंट देते हैं किसको. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एंटर, आप आईएएस ओएएस एग्जाम के बाद ही देख लीजिए, यूपीएससी का एग्जाम निकलता है, आपका जुडिशियल सर्विस का एग्जाम निकलता है, तो वो होता है आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो कि गवर्नमेंट के एंट्रेंस के थ्रू आप सिलेक्ट होते हो, या फिर आप भी कोई कंपनी या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर जो कि अपॉइंट करता है, जो भी हायर करता है, राइट. उन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखते हैं कि आपको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी हम आपको हायर करेंगे. हर कोई हायरिंग का, हर कोई जॉब का एक पर्सनल क्राइटेरिया होता है, एक पर्सनल सिलेक्शन प्रोसेस होता है, राइट. वो ठीक है, वो हद तक आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को एक्सेप्ट करता है, आप अपना क्राइटेरिया रख सकते हो. बट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल रहा है यूपीएससी का और वो वहां पे बोले कि जो तमिलनाडु का लोग है या फिर जो महाराष्ट्र का लोग है, जो केरला का लोग है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आ जाता है आपका डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे आ जाता है द लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी. जो कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी एक को नहीं, हर किसी को अवेलेबल होना चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू से अबाउट दिस. आप अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, मैं एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल देती हूँ, राइट. हाँ, अभी हम जो बात कर रहे थे कि मतलब एससी एसटी के लिए जो स्पेसिफिक राइट है, ओके, यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी का बात देखें तो हम ये बोलेंगे कि अरे यार एससी एसटी ईडब्ल्यूसी के लिए तो गवर्नमेंट रिजर्व कोटा रखता है, तो यहाँ पे तो उन लोगों को हम स्पेशली ट्रीट करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली सीट रिजर्व करते हैं. क्या ये वायोलेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोग
सोशियली बैकवर्ड है, वो लोग जनरल लोग, हम जैसे जनरल लोगों के साथ अगर किसी को compete करने का हिम्मत नहीं है तो उनके लिए कुछ कंसेशन किया जाता है, कुछ रिजर्वेशन किया जाता है, ताकि उन लोगों ने अपना डेवलपमेंट, अपना प्रोग्रेस सही तरीके से कर सके। क्लियर? तो तभी हम बोलते हैं इट इज ऑल अबाउट इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कहाँ पे भी आपका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वहां पे आपको हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू get that particular job or to appear or to compete. That is what we call about the equality of the opportunity. But ये ध्यान रहना चाहिए, अगर कोई इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड पीपुल है, अगर उनको कोई स्पेसिफिक राइट्स, स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर कोई स्पेसिफिक बेनिफिट गवर्नमेंट दे रहा है, हम उसी के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, क्योंकि आज दे आर बैकवर्ड, इसीलिए गवर्नमेंट उनके लिए कुछ प्रॉफिट लाने के लिए, उनको डेवलप कराने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए कुछ स्कीम ला रहा है, उनको रिजर्वेशन दे रहा है, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, that cannot come under the discrimination and that cannot be sued under the court of law. Clear? तो ये होता है आपका इक्वालिटी ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट आता है आपका abolition of the untouchability and that comes under the article 17। ये अनटचेबिलिटी का बात अगर आप देखें तो हमारा ये शुरुआत हुआ था हमारा एंशिएंट इंडिया से। जब हमारे इंडिया का बात करें तो 1947 के पहले आप चले जाइए, 1857 पे सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उसी के बाद आपका असहयोग आंदोलन एंड ऑल ये सब कंटिन्यू होता रहा। तभी आपने पता होगा कि गांधी जी ने दलित लोगों के लिए एक अनशन की थी। एंड आपको ये पता होगा कि पहले टाइम पे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया पे आपका एक कास्टिज्म ना बहुत चलता था, हरिजन लोगों को बहुत गंदी नजर पे देखते थे, उन लोगों को अनटचेबल बोलते हैं। इवन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है भीमराव अंबेडकर जी, वो भी वैसे ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड ही वाज स्ट्रांगली अपोजिंग दिस system of untouchability and that is why he has brought this provision of the abolition of the untouchability under article 17, जहां पे ये बोला गया है कि हमारा जो किसी को हम अस्पृश्य बोलते हैं ना, नहीं ये अनटचेबल है, इसी को हम छूना नहीं चाहिए, इसी को छूने से हम गंदे हो जाते हैं, ये एक ब्लाइंड बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। ये गंदा चीज है, ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है एंड हमें उस चीज को चेंज करना चाहिए। अनटचेबिलिटी का जो थॉट है उसी को पूरा का पूरा मिटाना चाहिए। भले ही इन द 21st century it has been changed a lot, but we cannot deny that still in some parts of the India it is still continuing and the untouchability is still making the people life as hell। आप कुछ हिस्सा देख लीजिए राजस्थान का, कभी कभी दिल्ली में, कभी कभी दलित लोगों के ऊपर अटैक होता है, कभी कभी अनटचेबिलिटी के बेसिस पे कुछ बच्चे को इंसल्ट किया जाता है। ये सब के टाइम इंसान जितना भी आगे बढ़ जाए, आजकल भी वही गंदा चीज हमारे सोसाइटी पे अभी तक भी चल रहा है। तो आर्टिकल 17 स्पीक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। आप कोई भी इंसान को अनटचेबल बोल के उसी के अगेंस्ट कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते हो, उसी का परेशान नहीं कर सकते हो एंड वो अनटचेबिलिटी कंप्लीटली इरेडिकेट होना चाहिए अंडर आर्टिकल 17। नेक्स्ट आता है आपका एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स एंड द टाइटल का मतलब क्या होता है? Sorry for the interruption. Yeah, I was talking about the Article 18 that talks about the abolition of the titles. तो टाइटल मतलब जैसे कि हमारा प्रीवियस टाइप पे आप लोगों ने देखते हैं ना कि लोगों को टाइटल दिया जाता है, जैसे कि नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, आपका जैसे कि फादर ऑफ द नेशन,
Chacha Nehru, and this some of the people, Sardar Vallabhbhai Patel has been titled as the Loho Manav of the India. तो ये सारे जो टाइटल दिया जाता था ना, दैट वाज कंटिन्यूइंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा। ब्रिटिशर के टाइम पे ये टाइटल का बात चलता रहता था, बट आर्टिकल 18 के तहत ये टाइटल को अबोलिश कर दिया गया। आर्टिकल 18 के तहत आपने किसी को भी कोई टाइटल नहीं दे सकते एक्सेप्ट दैट पर्सन इज बिलोंग्स टू द मिलिट्री या फिर बाय हैज बीन अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका अवार्ड किया जाता है, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, वो सब टाइटल ऑथेंटिक रहता है क्योंकि वो आपको आपका कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट देता है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर टाइटल। या फिर आप कोई आर्मी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आपको लेफ्टिनेंट माना जाता है, कर्नल माना जाता है, वो होता है आपका टाइटल। तो वो सब आर्टिकल, वो सब टाइटल अलाउड है। बट अगर मेरा मन करे मैं किसी को कुछ भी टाइटल दे दूं, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आर्टिकल 18 के तहत किसी ने भी किसी को कोई भी टाइटल नहीं दे सकता है, एंड वो एक्सेप्टेबल नहीं है unless and until that person belongs to the military or that person has been given that title by the central government or the state government for the specific performance। अपना कोई एक्टिविटी के लिए उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के तरह से कोई टाइटल दिया गया है, कोई अवार्ड दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न एंड कुछ भी हो गया, वो होता है। या फिर वो कोई पर्टिकुलर पोजीशन हेल्ड करता है इंडियन आर्मी पे, लेफ्टिनेंट हो गया, कर्नल हो गया, सूबेदार हो गया, वहां पे आपको टाइटल का मान्यता रहता है, नहीं तो टाइटल को एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, जो कि बोलता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 के बाद किए द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि मैंने बोला, आप किसी का कास्ट, क्रेड, रिलीजन, कलर के बेसिस पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 के बेसिस पे आपने क्या बोला? एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 के बेसिस में ये बोला कि आपको अनटचेबिलिटी का एबोलिशन करना चाहिए, एंड अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एनीमोर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। एंड आर्टिकल 18 के तहत आपको किसी ने भी किसी को कोई भी टाइटल रैंडमली नहीं दे सकता until and unless it is approved by the central or state government or it has been awarded by the army. That is all about the article 14 to article 18 of the Indian Constitution. And the next talks about the right to freedom, then that talks about article 19 to article 22 of the Indian Constitution, and that we are going to deal in the next class. Till then, thank you all, एंड नेक्स्ट क्लास पे हम अपने प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे, एंड आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 आपका बाकी फंडामेंटल राइट सारे के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।